नाजरीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोज़मर्रा के अहवाल लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं तर्ज़ हयात के एक और शुमारे के साथ। अपने पल्लू में जुगनू समेटने वाली लड़कियों और रंगीन कंचों से खेलने वाले लड़कों को देखिए तो आंखों में ठंडक उतर आती है। बचपन और लड़कपन की मासूमियत और शरारत की उन जिंदा तस्वीरों के बारे में कौन सोच सकता है कि कुछ सफाक दिल ऐसे भी होंगे जो जुगनू समेटने वाली लड़कियों से उनके जुगनू छीन कर उनके पर नोच लें और कंचे खेलने वाले लड़कों की आंखें बारूद की नजर कर दें। ये एक नाकाबिले यकीन बात है, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत यही है जहां जुगनू समेटने वाली बच्ची से बड़े बड़े बंदूकों वाले खौफज़दा हैं। तभी तो एक मरतबा फिर दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान के मुबैना अकाउंट से इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन और नोबेल इनाम याफ्ता 23 बरस की मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान आने की दावत देते हुए दूसरी मरतबा निशाना बनाने की धमकी दी गई है। आज इसी पर देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई को एक बार फिर दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान के मुबैना अकाउंट से धमकी दी गई है। मलाला ने इन धमकियों का जिक्र अपनी ट्वीट में किया और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तानी फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल को टैग करते हुए लिखा कि ये शख्स कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का साबिक तर्जुमान है, जिसने मुझ पर और बहुत से बेगुनाहों पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ये शख्स सोशल मीडिया पर धमकियां दे रहा है। ये शख्स फरार कैसे हुआ? उन्होंने हमें कहा कि हम आपको पेशावर, मर्दान और क्वेटा में खुफिया दफातर बनाकर देते हैं और आप गद्दारों और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ काम शुरू कर दें। जो लिस्ट मुझे दिया गया था उसमें ज़्यादातर अपराध का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था और वो सब पश्तून थे, जिसमें ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अपराध के नाम थे, जिनमें कुछ सहाबी हज़रात के नाम भी शामिल थे। मलाला यूसुफजई ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान हमेशा से मेरा पहला घर है, जो मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। मलाला के इस बयान पर एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से जवाब दिया गया कि मलाला जी, आप जल्द अपने घर तशरीफ लाएं। आप और आपके वालिद से अभी बहुत सारा हिसाब बाकी है। आपके जिम्मे जो कर्ज है वो आपसे वसूल करने हैं। इस दफा हिसाब किताब के लिए माहिर शख्स भेजा जाएगा ताकि कोई शक बाकी ना रहे। हालांकि इस बारे में इमरान खान के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद ने ट्वीट किया कि एहसानुल्लाह एहसान नामी ट्विटर अकाउंट जाली है। हालांकि एहसानुल्लाह एहसान ने एक ऑडियो पैगाम के जरिए ये कबूल किया है कि ये उनका ही अकाउंट था, जिसे अब मुअत्तल कर दिया गया है। एहसानुल्लाह एहसान पाकिस्तान के सबसे ज्यादा उन लोगों में से था जिन पे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थी, सबसे ज्यादा नजर थी। इसके बावजूद वो हजरत कैसे फरार हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि एहसानुल्लाह एहसान साहब सडनली ट्विटर पे नमूदार हुए। उन्होंने अपना प्रोफाइल बनाई, साइन अप किया ट्विटर पे और उन्होंने मलाला को टैग करके एक ट्वीट की जिस पे कहा कि पिछली दफ़ा आप बच गई थी, अभी तक उधार बाकी है। इन सिंपलेस्ट सेंस वो एक धमकी थी कि तुम वापस आओ, हम तुम्हें कत्ल करेंगे। ऑब्वियसली मलाला ने उस बात पे रिस्पॉन्ड किया। मलाला ने उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उसके ऊपर कमेंट किया कि भाई ये बंदा कैसे मुझे इस तरह की धमकी दे सकता है, ISPR कहाँ है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहाँ हैं। उन्होंने मलाला ने इन दोनों लोगों को टैग भी किया। अब जैसे ही टैग हुआ, उस वक्त जिस वक्त ये सारा वाक़या हुआ, ट्विटर पे एकदम से तूफ़ान मचना शुरू हुआ। फ़ौरन डॉक्टर अरसलान खालिद जो प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन हैं फॉर डिजिटल मीडिया, वो दरमियान में ट्विटर पे कूदे और उन्होंने कहा कि भाई ये फ़ेक अकाउंट है, पाकिस्तान में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई धमकाए वगैरह वगैरह। मलाला ने वो ट्वीट ख़त्म किया, डिलीट कर दिया। थोड़ी देर बाद वेरीफाई किया मलाला ने, शायद चेक चुक किया कि कहीं ये एहसानुल्लाह एहसान ही है या कोई फेक प्रोफाइल है। मलाला को कुछ जो भी लगा, मलाला ने दोबारा से वैसा ही ट्वीट पब्लिश किया ताकि सबको पता चले कि नहीं ये वाकई हुआ है। एहसानुल्लाह एहसान ने वाकई ट्विटर पर धमकी दी है मलाला को और फिर मलाला ने उसका जवाब दिया है।
ये सिर्फ दहशत गर्दों की बात नहीं है। एक तवील अरसे से पाकिस्तानी कौम भी ऐसे फोबिया में मुब्तला है कि उसे हर वो चीज और हर उस शख्स से नफरत है जो पाकिस्तानी मुआशरे की वज़ा करदा हुदूद से कुछ मुख्तलिफ करता नजर आए। ऐसे अफराद जो उनके समाजी मयार पर पूरे नहीं उतरते, उन्हें काफिर, गद्दार या गुस्ताख मजहब जैसे अलकाब से नवाजा जाता है। इस फोबिया ने पाकिस्तानियों के अंदर से दोस्त और दुश्मन की पहचान ही खत्म कर दी है। उन्हें जो कबूल नहीं, वो उनके नजदीक गैर मुल्की एजेंट कहलाता है। पाकिस्तानियों की खुद पसंदी का ये आलम है कि वो ये समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया की ताकत उन्हें जेर करने के दर पे है, और मलाला यूसुफजई भी एक ऐसा ही मंसूबा है। बकौल पाकिस्तानी गैरतमंद अवाम कि ये छटांग भर की लड़की ने पाकिस्तान और इस्लाम की इमेज दुनिया भर में खराब कर रखी है। मलाला यूसुफजई ने इस ट्वीट को बिना जांच पड़ताल किए हुए, बिना ये सोचे समझे कि ये किसकी जानिब से किया गया, या ट्विटर से पूछ लेती, क्योंकि मलाला के पास वहाँ पर बहुत सारी एक्सेस है, बहुत बड़े बड़े लोग उनके पास है, बहुत बड़े बड़े इदारे उनके कंट्रोल में हैं, उनको जानते हैं सब लोग। तो आप अगर उनसे पूछ लेती कि भाई एक तो ये ट्वीट कहाँ से किया गया, फिर आप ये कंफर्म करें कि आया कि ये अकाउंट ओरिजिनल है भी या कि नहीं। दोनों चीज़ों की कंफर्मेशन नहीं की, सिर्फ उनको पता लग गया कि इस जगह पर मैं पाकिस्तान की क्लास अच्छी खासी ले सकती हूँ, दुनिया में पाकिस्तान को एक मरतबा फिर से हम बदनाम कर सकते हैं। इस ट्वीट को उठाया और ये सब कुछ लिख डाला। जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया तो 1-2 मिनट बाद नीचे से लोगों ने लिखा कि बाजी, बेटा, बहना, मलाला साहिबा, ये एक फेक और जाली अकाउंट है, जिसके बाद ट्विटर ने उस अकाउंट को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन मलाला साहिबा ने अभी तक अपने अकाउंट से इस ट्वीट को नहीं हटाया, जिसका साफ साफ ये मतलब है कि वो पाकिस्तान की एम्बेसडर नहीं, बाकी वो जिस मर्ज़ी की एम्बेसडर है, जिस मर्ज़ी ख़वातीन के हकूक़ है, तालीमी हकूक़ है, इंसानी हकूक़ है, व्हाटएवर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो कम अज़ कम पाकिस्तान की एम्बेसडर दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान के गैरतमंद अशराफिया ने कौन सा पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रखे हैं जो इस छटांग भर की लड़की की वजह से पाकिस्तान की इमेज खराब हुई है। पाकिस्तान में दिन दहाड़े दहशतगर्द आकर निहत्थी लड़की को गोली मारकर चले जाते हैं, लेकिन गैरतमंद अशराफिया बगले झांकते रह जाते हैं। पाकिस्तान में भत्ताखोरी आम है, न किसी की जान महफूज है और न ही असमत। वहां भरी सड़क पर एक औरत को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन कोई मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। कोई वतन की मोहब्बत का मारा अगर भूला भटका मुल्क की खिदमत के लिए आ भी जाता है तो उसे महज अकीदे की बुनियाद पर उसकी औलाद के सामने गोली से भून दिया जाता है। गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान बिल्कुल ही गैर महफूज हो गया है। यही पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इमेज है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी एक जमाने में अरूज पर थी और एहसानुल्लाह एहसान जैसे इंतहाई खूनखार दरिंदे अक्सर औकात पाकिस्तानियों को तर्जमान टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनकर धमकाया करते थे। ये एहसानुल्लाह एहसान वो हैं कि जिनको कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आर्मी ने गिरफ्तार करने का बाकायदा ऐलान किया था, जबकि कुछ ही अर्सा बाद वजीर दाखिला पाकिस्तान ने यह इंकशाफ किया था कि एहसानुल्लाह एहसान पाकिस्तान आर्मी की तहवील से भाग गए हैं। इस हवाले से एक सस्पिशियस वीडियो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही है, जिसमें बाकायदा तौर पर सुना जा सकता है कि एहसानुल्लाह एहसान पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने इंतहाई जांफिशानी और महारत से पाकिस्तान आर्मी की जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो चुके हैं। ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तानियों ने 70,000 से ज्यादा जानें कुर्बान की हैं, मगर ये देखने में आया है कि एहसानुल्लाह एहसान पाकिस्तान आर्मी की तहवील से भागने के बाद मजीद एक्टिव हो गए हैं। वो मुल्क जहां आए दिन फिरका वाराना टारगेट किलिंग होती हो, अकलियतों का कोई पुरसाने हाल ना हो, जिससे दहशतगर्दों की आमाज गाह गर्दाना जाता हो, क्या ऐसे मुल्क की इमेज में ऐसा कुछ भी बचा है जो ये छटांग भर की लड़की तबाह कर सकती है? नहीं जनाब, पाकिस्तानी गैरतमंद अशराफिया और सियासतदानों ने अपने मुल्क की इमेज दुनिया भर में खराब की है और इल्जाम मलाला पर लगा रहे हैं।
सच तो यह है कि न पाकिस्तान को और न ही इस्लाम को मलाला से कोई खतरा है। अगर खतरा है तो पाकिस्तान की झूठी गैरत को, जो ये तो बर्दाश्त कर सकती है कि जिरगा एक बेगुनाह औरत को गैंग रेप की सजा दे, मगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का उन्हें हक नहीं। क्या इस्लाम का नाम तब बदनाम नहीं होता जब उसके नाम लेवा स्कूल जाती बच्चियों को अगवा करके उन्हें जिनसी गुलाम बनाकर बेच देते हैं? जी नहीं, उस वक्त उनकी गैरत खामोश रहती है। उस वक्त ये उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा नहीं रहती। मलाला यूसुफजई को धमकी देने के बारे में माहिरीन ये कहते हैं कि एहसानुल्लाह एहसान के दो बड़े मकासद हो सकते हैं। पहला मकसद ये हो सकता है कि मलाला यूसुफजई को ये बावर करवाना कि इस सरजमीन पर अभी दहशतगर्दी मौजूद है, यानी कि ये दुनिया को ये बावर करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अभी ये दहशतगर्द मौजूद हैं और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी जारी रहेगी। ये दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर जिसे चाहेंगी टारगेट करेंगी और किसी तौर किसी को कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी। मगर दूसरा मकासद इसका माहिरीन ये बताते हैं कि एहसानुल्लाह एहसान इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के मंजरनामे से गायब हो चुके हैं। अगर इसके उर्फ आम में बयान करने की कोशिश की जाए तो ये शोहरत के लिए इस तरह की धमकियां मलाला यूसुफजई को देकर एक बार फिर पाकिस्तानी मीडिया के मंजरनामे में और बिलखसूस बैन अल-अक़वामी मीडिया में डिस्कस होना चाहते हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इन जैसे नारे सिर्फ सियासी कठपुतलियों के लिए मखसूस हैं। कौम के खादिमों को उनके खुलूस और खिदमत के सिले में उन्हें फकत बेतौकीरी या फिर गोलियां ही मिलती हैं। पाकिस्तानी गैरतमंद कौम ने अपने मुल्क के पहले नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी मजहब और अकीदे की सूली पर चढ़ा डाला था। लेकिन मलाला के केस में हालात मुख्तलिफ हैं। वो ना किसी दूसरे अकीदे से ताल्लुक रखती है और ना ही उस पर तौहीन मजहब का लेबल लगा है। इसलिए अमेरिकी और यहूदी एजेंट की चूरन निकाली गई और अवाम खूब चटखारे ले लेकर उसे चाटने लगी। जब भी मलाला की हिम्मत और जुर्रत को बैरून मुल्क तस्लीम किया जाता है तो पाकिस्तान के गैरतमंदों को सख्त जुलाब लग जाता है। लेकिन उस वक्त सारे गैरतमंद दुम दबा कर बैठ जाते हैं जब दहशतगर्द मलाला को कत्ल करने की धमकी देते हैं। अवाम तो कुजा आतिश सुखन लीडरों में भी इतनी हिम्मत नहीं कि उन दहशतगर्दों को ललकार सके। तब्दीली चाहे सियासी हो या माशी, वो अवाम पर असरअंदाज जरूर होती है। सादा अल्फाज में कहा जाए तो तब्दीली के दो ही पहलू हैं, एक मुस्बत, दूसरा मनफी। 2018 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत अवामी, सियासी और माशी तब्दीली का नारा लगाकर बरसरे इक़्तिदार आई और किस शोबे में कितनी तब्दीली रुनुमा हुई इसका फैसला अवाम आइंदा इंतखाबात में करेगी। लेकिन सेहत का शोबा तब्दीली के अच्छे बुरे असरात से महफूज नहीं रहा। तभी तो यंग डॉक्टर्स आए दिन तड़पते मरीजों को छोड़कर एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों की गैर मौजूदगी की वजह से मरीज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान की वफाकी दारुल हुकूमत में MTI यानी मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस के खिलाफ गुज़िश्ता 2.5 माह से बड़े सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। वजह यह है कि ऑर्डिनेंस की सूरत में आने वाली तब्दीली को वो कतई तौर पर दुरुस्त नहीं समझते, जबकि हुकूमत को MTI में सब अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है। वाज़े रहे कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में कायम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पॉली क्लिनिक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन पर MTI ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया। इस ऑर्डिनेंस के निफाज से कब्ल वजारत सेहत के हुक्काम ने न सिर्फ डॉक्टरों को एतमाद में लिया बल्कि ड्राफ्ट भी पेश किया। डॉक्टरों की जानिब से जो तजावीज़ पेश की गई थीं, हुकूमत ने उनको मिनो अन ऑर्डिनेंस में शामिल करने की यकीन दहानी भी करवाई थी। लेकिन जब ऑर्डिनेंस जारी किया गया
तो डॉक्टर समेत सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन सर पकड़ कर बैठ गए और बिलाखिर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हुए। जो पिम्स के साथ हुआ MTI के नाम पे, वो इसका अब सब लोग MTI वो काला कानून है जो 7 सालों से KPK में राइज है, ताकत के जरिए उन्होंने राइज किए, वहां का सिस्टम तबाह हो चुका है। ये एक फेल सिस्टम है और मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की जिद की वजह से ये हो रहा है, और वो बंदा इमरान खान का कजन है, डॉक्टर नौशरवान बरकी साहब, जो अमेरिका में पल्मोनोलॉजिस्ट है, जिसने पाकिस्तान के अंदर आज तक एक पेशेंट नहीं देखा। MTI एक्ट के तहत सरकारी अस्पतालों को 5 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर चलाएगा, जो इदारे का कर्ता धर्ता या यूं कहें कि गॉडफादर होगा। किस टेस्ट की कितनी फीस लेनी है, किस बेड का किराया कितना होना चाहिए, चपरासी की नौकरी किसे देनी है और किस प्रोफेसर को भर्ती करना है, ये सब फैसले बोर्ड करेगा। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हुकूमत के MTI ऑर्डिनेंस लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने मनपसंद अफराद की तैनाती है। हम MTI के खिलाफ इसलिए हैं कि हमें पता है कि यहाँ पे सियासी मुदाखलत की जाएगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर जब आएगा, मुलाजमीन से उनकी मुलाजमतों का हक छीना जाएगा। गरीब महंगाई की चक्की में जो पिस रही है आवाम, उससे सेहत की सहूलियात जो मुफ्त यहाँ पे इस अस्पताल में मिल रही हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, वो उनसे ये हक छीन लिया जाएगा और यहाँ पे सियासी मुदाखलत होगी, अकरबा परवरी परवान चढ़ेगी और मेरिट का कत्लेआम होगा। यंग डॉक्टरों को क्या हो गया है कि आए दिन तड़पते मरीजों को छोड़कर एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल तो जंग के दौरान भी बंद नहीं होते, मगर यंग डॉक्टरों की जानिब से हड़ताल के बाद से हजारों ऑपरेशन इल्तिवा का शिकार हैं। एक आंख मिचोली का खेल जारी है। अजीब सूरत हाल है, अजीब बेबसी का आलम है, मगर महकमा सेहत है कि उनकी एक सुनने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं है कि उनके मुतालबात नाजायज हैं, लेकिन इन बेबस और लाचार मरीजों को डॉक्टरों की कितनी ज़रूरत है। काश इस बात को डॉक्टरों के साथ साथ पाकिस्तान की नाअहल इंतजामिया भी समझ पाती। एक तरफ तो इमरान खान पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी हुकूमत इन डॉक्टरों का सामना करने से कतरा रही है। जब हुकूमत ही इन डॉक्टरों के मुतालबात तक पूरे नहीं कर पा रही है, वो पाकिस्तान को रियासत मदीना कैसे बना पाएगी? वो अवाम के जानो माल की हिफाजत कैसे कर पाएगी? ये वो कानून है जो अपने मनपसंद लोगों को, सिफारिशी लोगों को, शौकत खानम के डोनर्स को, PTI के डोनर्स को नवाजने के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में अपने चमचे बिठाते हैं। तो जब आप जब आप इस किस्म के लोगों को अस्पताल पे बैठाते हैं, जिसका ना गरीब के साथ कोई सरोकार हो, ना कभी जिंदगी में किसी सरकारी अस्पताल में वो गया हो और ना कभी गुर्बत देखी हो, तो फिर उनको फर्क नहीं पड़ता। वो घर लेटा होता है, उसके वार्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, मरीज मर रहे हैं, डॉक्टर रो रहे हैं, नर्सिस रो रहे हैं, तो खुदा के लिए ऑक्सीजन पहुंचाओ, लोग मर रहे हैं। लेकिन इस बेहिस हुक्मरानों के ऊपर, इस बेहिस फैज़ सुल्तान के ऊपर जू तक न रेंगी। खुले मैदान में बैठे ये बेबस और लाचार लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि जिन अस्पतालों में इलाज कराने की उम्मीद इन्हें यहाँ खींच लाई है, वो अस्पताल तो खुद ही डॉक्टरों के बिना बीमार बने हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले मरीज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में खस्ता हाल तिब्बी निज़ाम और सरकारी अस्पतालों में माकूल सहूलियात की अदम फराहमी का सबसे ज़्यादा खामियाजा ख़वातीन और बच्चों को भुगतना पड़ता है। जब ये बेबस और लाचार मरीज अस्पताल पहुँचते हैं
تو وہاں ڈاکٹر موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگیاں موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں۔ پاکستان میں حالات اس قدر سنگین ہو چکے ہیں کہ اپنے ہی ملک میں ہر روز ہر طبقے اور ہر شعبے کے لوگوں کو مطالبات کی ایک لمبی فہرست لے کر سڑکوں پر اترنا پڑتا ہے، احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ شاید حکمرانوں کی نیند نہ جانے کب کھلے اور ان کے مطالبات حل کیے جائیں، لیکن حکومت ہے کہ ان کے مطالبات پر غور کرنے کے بجائے صرف دلاسا ہی دیتی رہتی ہے، کبھی مثبت قدم اٹھاتی نظر نہیں آتی۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزہ درو۔ لیکن پاکستانی معاشرے میں خواتین پر بڑھتے تشدد کی نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خواتین کو سیدھے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ایسا ایک معاملہ گزشتہ دنوں صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں پیش آیا، جہاں 4 خواتین کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ پاکستان میں خواتین پر ہو رہے ظلم و جبر کی داستان ہر گھر، ہر گلی اور ہر محلے سے سنائی دیتی ہے۔ یہ درد بھری داستان آخر کب ختم ہوگی اور کب ان خواتین کو پاکستان میں جینے کا حق ملے گا، آج اسی پر دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں 4 خواتین کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ چاروں خواتین ایک غیر سرکاری تنظیم کے ویمن ایمپاورمنٹ منصوبے کے لیے کام کر رہی تھیں۔ ہلاک ہونے والی یہ تمام خواتین انتہائی غریب تھیں اور اسی کمائی سے ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ان خواتین کو دہاڑی پر تعینات کیا گیا تھا اور انہیں 1000 روپے یومیہ اجرت دی جاتی تھی، جبکہ ایک مہینے میں صرف 16 دن کام کرنا ہوتا تھا۔ اس 3 مہینے کے پروجیکٹ کو 2 دن بعد مکمل ہونا تھا۔ 4 مہیلاؤں کی جو کہ NGO کی طرف سے وہاں کی وزیرستان، نارتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا کا، وہاں پر مہیلاؤں کو سلائی کڑھائی کی ٹریننگ دیتی تھیں، اپنے پیر پہ کھڑا ہونے کے لیے ٹریننگ دیتی، ان کی آج ہتیا کر دی گئی۔ یہ ہتیا کس نے کی ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی گروپ نے یہ کلیم نہیں کیا ہے، سوری فار دیٹ، کسی گروپ نے اب تک کلیم نہیں کیا ہے کہ یہ ہتیا ہم نے کی، لیکن یہ ہتیا کس نے کی، اس کے پیچھے کون ہے، کافی حد تک اس میں اندیشے صاف دکھتے ہیں۔ یہ ہتیا ہوئی ہے میرالی، ایک شہر ہے خیبر پختونخوا کے نارتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ میں، وہاں پر ہتیا ہوئی۔ کار سے جا رہی تھی یہ اور ڈرائیور کو بھی گولی لگی، اس میں ایک ورکر NGO ورکر بچ گئی کیونکہ وہ چلتی ہوئی کار سے فائرنگ سے پہلے ہی کود گئی تھی، ان کو انجریز ہوئی ہیں۔ پولیس کے مطابق ایک غیر سرکاری تنظیم سے وابستہ 5 خواتین ایک گاڑی میں بنو سے قبائلی علاقے میر علی اپنے روزگار کے سلسلے میں جا رہی تھیں، جس میں سے ایک خاتون گاڑی سے اتر کر اپنے مرکز کے اندر داخل ہو گئی تھی، جبکہ باقی خواتین اور ڈرائیور گاڑی میں موجود تھے۔ اس دوران دہشت گردوں نے گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی، جس میں 4 خواتین موقع پر ہی ہلاک ہو گئیں۔ دہشت گردوں کے بلند ہوتے حوصلے کی وجہ سے بنیاد پرستی پاکستان میں زور پکڑ رہی ہے اور ساتھ ہی زور پکڑ رہی ہے خواتین کے ساتھ ہو رہی زیادتیاں۔ یہاں تک کہ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کو بھی پاکستان میں وہ مقام نہیں مل سکا جس کی وہ حقدار تھیں۔ انہیں بھی دہشت گردوں نے گولی مار کر ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی قیام پاکستان کے تقریباً 70 سال بعد پاکستان میں خواتین کے ساتھ ناروا سلوک جاری ہے اور دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں وہاں کی خواتین سب سے زیادہ پسماندگی کا شکار ہیں۔ خواتین کے حوالے سے یہ تشدد تب سے شروع ہو جاتا ہے جس وقت وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے۔
ایسی عورت کے جس کے ہاں الٹرا ساؤنڈ کے بعد یہ پتہ چل جائے بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو اس کے نہ کھانے کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ ہی آرام کا. یہ لڑکی پیدا ہوئی تو کسی نے ڈر کے مارے اس بچی کی دادی کو مبارک نہیں دی کیونکہ وہ لڑ پڑے گی آگے سے کہ کس چیز کی مبارک دے رہی ہو مجھے. پاکستان کی فضا میں گھلتی جا رہی دہشت گردی اور بنیاد پرستی کا زہر خواتین کے لیے دم گھوٹو بنتا جا رہا ہے. غیرت کے نام پر اور کاروکاری جیسے گھنونے کرتوتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ پاکستان ایسے عناصر کو بڑھاوا ہی دے رہا ہے جو مذہب کی آڑ میں سماج پر اپنی دقیانوسی سوچ تھوپنا چاہتے ہیں. حالانکہ ملالہ اور شرمین عبید چنوئی جیسی کچھ خواتین نے اپنے بل پر پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش کی، لیکن خود پاکستان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. برداشت ہی نہیں کرتا کہ کوئی خاتون اپنا حق لے. وہ عورتیں ہم تک پہنچی تو ان میں سے کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کے ناک کاٹ دیے گئے تھے، جن کے بال پیچھے سے کاٹ دیے گئے تھے، جن کو گنجا کر دیا گیا تھا، جن کی انگلیاں توڑ دی گئی تھیں، ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. ایسی عورتیں بھی آئیں جن کی پوری باڈی کے اوپر نیلے بڑے بڑے نشان تھے. خواتین کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ایسے ملک میں ہو رہا ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی والے ملکوں میں سب سے پہلے خاتون وزیر اعظم، خاتون وائس چانسلر، خاتون ہواباز اور خاتون اسپیکر قومی اسمبلی کا اعزاز حاصل کیا ہے. وہیں روزانہ خواتین اسلحے کے زور پر اغوا ہو رہی ہیں، زنا بالجبر کا شکار بن رہی ہیں. انہیں کاری قرار دے کر ان کے والدین اور خاوند کو اقدام قتل پر مجبور کیا جا رہا ہے اور ظلم کے اس نظام کو قبائلی روایت کا نام دے کر برداشت کر لیا جاتا ہے. عورت کو ایک طرح سے قربانی کا بکرا سمجھا جاتا ہے جو کبھی اپنے خاوند کی عزت بچانے کے لیے جان کی قربانی دیتی ہے تو کبھی کسی سنگین جرم میں ملوث بھائی اور بیٹے کی زندگی کا کفارہ ادا کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں طرز حیات کے شمارے کو یہیں ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اگلے ہفتے طرز حیات میں نئے موضوعات کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. آداب.